हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंडेस सेशन के साथ। और आज हम इंडेस कवर करने वाले हैं इंडेस 115, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक के साथ कि हमारा होता क्या है ये। सबसे पहले तो रेवेन्यू जो होता है वो आपको किसी भी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही जनरेट होता है। ऑब्वियसली मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को गुड्स दूंगा, तू मुझे पैसे दियो, तो वही हमारा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। एक तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो सकता है, किसी टास्क को परफॉर्म करने का हो सकता है, राइट्स को बेचने का हो सकता है, या कोई एजेंसी सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिक्स्ड है किसी और इंडेक्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई क्वेश्चन गिवन है, जिसमें इंडेक्स 109 भी कवर हो रहा है और इंडेक्स 115 भी कवर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग करना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर समझा देता हूँ फटाफट से। मतलब क्या हो रहा है, बैंक जो है लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है फॉर एफडी। जो मैंने एफडी कर रखी है उसके लिए बैंक जो है लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और मान के चलो बैंक जो है मुझे 7% पे लॉकर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जबकि मार्केट में जो रेट है ना वो 10% अवेलेबल है। मार्केट में जो रेट है वो 10% अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा 7% से, जितने भी साल का मेरा एफडी का होगा, उसके बाद उस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लास्ट वाले में प्रिंसिपल भी ले लेंगे, और उसके बाद क्या करूँगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा एट द रेट 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करके। तो जो भी अमाउंट आएगा इसमें से माइनस कर दूंगा, जो भी मेरी ट्रांजेक्शन मतलब पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसीड्स होगा वो, और जो डिफरेंशियल आएगा उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यही हमारा एक सिंपल सा होता है कि अगर किसी और इंडेक्स के साथ मिक्सड है तो आपको क्या करना है, 109 के साथ फॉर एग्जाम्पल मिक्सड है तो 109 और 115 को अलग अलग करके अलग अलग तरीके से रेवेन्यू को बुक करना है। ठीक है। इसके बाद 5 स्टेप मॉडल जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है जो 115 में होता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मॉडल है, किसके बेसिस पे होती है अकाउंटिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर है भी तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी हमारी बात आगे बढ़ती है। दूसरा स्टेप कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपको अपनी पता होनी चाहिए। तीसरा स्टेप कहता है आपको अपना ट्रांजेक्शन प्राइस पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपको एलोकेट करना होगा अपने ट्रांजेक्शन प्राइस को। और फिफ्थ कहता है अल्टीमेटली आप अपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आइए एक एक डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप क्या कहता था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो एनफोर्सेबल कहने का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो अप्रूव्ड बाय बोथ द पार्टीज होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज जो होने चाहिए वो ट्रांसफर होने चाहिए। पेमेंट के टर्म्स पहले से ही पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हम पैसा रियलाइज़ कर सकते हैं। उसमें कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना चाहिए सामने वाली पार्टी का, और मतलब हमारा जिसने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करी है, और कोई भी पेनल्टी का क्लॉज नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कई बार आईसीए आपको इस पर चेक करता है, क्योंकि कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको क्वेश्चन में कि इसमें कोई पेनल्टी का क्लॉज ही नहीं है, तो आप ये बोल दोगे कि 115 लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप ही पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पेनल्टी का क्लॉज नहीं है। कब कैसे पूछता है आईसीए, इसमें ये पूछ सकता है कि जैसे ब्रीच किया आपने, तो अगर सामने वाले बंदे ने जिसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसने कोई ब्रीच कर दिया, तो जो है कोई भी बंदा जो है पार्टी नहीं लगा सकता, वो जो है पेनल्टी नहीं लगा सकता किसी भी पार्टी पे। या फिर सामने वाले बंदे ने मुझे पेमेंट नहीं करी तो मैं उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता, तो वो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फिर इसका मतलब फिर हमारा 115 उसके ऊपर नहीं चलेगा। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है, हाँ एक पॉइंट इसके अंदर था जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है। अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है, और उन सबको आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान के इसको सॉल्व करते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस जो करना होता है। प्रॉमिस मतलब मैंने अगर प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं तुम्हें गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, तो मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। वैलिड एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट हो जाता है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी बंदे के साथ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना यार उस दिन वो मुझे गुड्स ट्रांसफर कर देगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। बिजनेस प्रैक्टिसेस कह लो, और जो ऑब्लिगेशन होती है वो सिंगल और मल्टीपल कैसी भी हो सकती है। ठीक है। रेवेन्यू जो होती है आपको रिकग्नाइज करनी होती है हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, जब गुड्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे ट्रांसफर होते जाते हैं, जैसे जैसे सर्विस मैं प्रोवाइड करता जाता हूं, वैसे वैसे मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाती है, और उसके बेसिस पे अब जो भी मेथड मैं यूज़ करता हूँ, आगे मैं मेथड्स बताऊंगा, उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते जाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता था ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस होता क्या है, ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब होता है जो फिक्स्ड कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है हमारे बीच में, प्लस या माइनस करना वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा, प्लस कब करते हैं, प्लस हम तब करते हैं जब अगर मुझे कोई बोनस मिलने वाला हो, या फिर अच्छे गुड्स मैंने डिलीवर किए, या अच्छा काम करके जल्दी कंप्लीट करके दिया, या जल्दी गुड्स डिलीवर कर दिए, तो मुझे कुछ फायदा मिलने वाला हो तो मैं ऐड कर दूंगा। माइनस कब करूंगा, या तो मैं कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कराऊँ, या अगर मैंने गुड्स खराब प्रोवाइड किए या टाइमली प्रोवाइड नहीं किए तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, तो वो अमाउंट मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है। उसके अलावा जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। उसके अलावा जो हम कंसिडरेशन पे करते हैं कस्टमर को वो हम माइनस कर देते हैं। उसके अलावा जो फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जो हमें मिलती है नॉन कैश फॉर्म में, अगर कुछ मिला है हमें कस्टमर से, तो उसकी जो फेयर वैल्यू होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिल रहा है तो एक तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू हुई है ना। तो इसके बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू होता क्या है, तो हमने बता ही दिया ऊपर आपको मैंने। ठीक है। उसके अंदर जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन एक्साइज
ग्रेचुटी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो आप इंक्लूड करेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस होता क्या है, फिक्स्ड प्लस माइनस वेरिएबल कंसिडरेशन। अब बात आती है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को प्लस माइनस कब करना है। कह रहा है वेरिएबल कंसिडरेशन को प्लस माइनस आपको तभी करना है जब वो इस वाले टेस्ट को पास करेगा। कौन से वाले टेस्ट को, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर वो कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन के टेस्ट को पास कर देता है तो आप वेरिएबल कंसिडरेशन को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट कहता क्या है, ये टेस्ट ये कहता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेवेन्यू जो होगा वो रिवर्स नहीं होगा जब अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होगी। मतलब जिस पे वो डिपेंड करता है, जिस सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी पे होने पे डिपेंड करता है वेरिएबल कंसिडरेशन, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे रेवेन्यू का रिवर्सल नहीं होगा जब वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब मुझे पता है कि मुझे बोनस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे नो इफ नो बट मुझे पता है मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। या फिर मुझे ये पता है मेरी तो पेनल्टी लगनी पक्की है यार क्योंकि मैं माल डिलीवर नहीं कर सकता, तो मैं माइनस कर दूंगा। तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक ईवीएम मेथड होता है, एक मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड होता है। तो सबसे पहले ईवीएम मेथड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। जब प्रोबेबिलिटी आपके पास बहुत सारी होती है तो आप क्या करते हो, सारे के सारे अमाउंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो। जो भी आपके पास अमाउंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे ही सारे करते जाओगे तो लास्ट में जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे, वेरिएबल कंसिडरेशन मान लोगे मतलब उसको। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब होता है जब आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, या तो हमें ये मिलेगा या हमें नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा होता है तो जिसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। फोर्थ स्टेप कहता था एलोकेशन करना ट्रांजैक्शन प्राइस का। अब भाई ट्रांजैक्शन प्राइस को हम एलोकेट कैसे करेंगे, हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं जो सेलिंग प्राइस होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसके रेशियो में। मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है उसका जो सेलिंग प्राइस होता है उसके रेशियो में हम इसको एलोकेट करते हैं अपने ट्रांजैक्शन प्राइस को। अगर कॉम्बिनेशन में जा रहा है सामान तो उस कॉम्बिनेशन को आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है वेरिएबल कंसिडरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे ही डिपेंड करता है। मतलब अगर एक ही स्लॉट पे डिपेंड करता है तो हम क्या करते हैं, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे उसको करते हैं, उसको सब पे एलोकेट नहीं किया जाता, तब उस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे ही एलोकेट करते हैं, उसके बाद उसको एलोकेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंसेंटिव्स सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 पे थे तो उसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2 पे ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं देसी जुगाड़ बोलूँ तो कैसे सॉल्व करते हैं, जितना भी अमाउंट या सेलिंग प्राइस होता है उसको डिवाइड कर दो, जो भी आपका टोटल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो या प्रोपोर्शनेट मेथड कह सकते हैं इसको, उसके बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मेथड यू आर चोजन, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ मॉडल हमसे क्या कहता है, फिफ्थ मॉडल हमसे कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज जो करना है वो कंट्रोल बेस पे करना है। जैसे ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल गया आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। पहले क्या होता था, रिस्क बेसिस पे और रिवॉर्ड बेसिस पे होता था, अब उसको नहीं फॉलो करते, हम कंट्रोल बेसिस को फॉलो करते हैं। एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब बात आती है कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कहते हैं वो, कहता है अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम इंसेप्शन करते हैं, एट इंसेप्शन मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो कुछ चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं दोनों को, जो रेवेन्यू जिसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है उसको। कहता है दो मेथड होते हैं, एक सेटिस्फाइड ओवर द टाइम होता है और एक पॉइंट इन टाइम मेथड होता है। आपको अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है, जो मैं 3 कंडीशन बताऊंगा उनमें से अगर एक कंडीशन कोई भी पूरी है तो वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम मेथड होता है, और अगर उनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो पॉइंट इन टाइम मेथड के बेसिस पे जो है आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हो। कौन कौन सी कंडीशन होती है, सबसे पहली कंडीशन की कस्टमर जो होता है वो बेनिफिट ले रहा है साइमल्टेनियसली और दोबारा से किसी और पार्टी को वो सारे एक्ट परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट, अगर एसेट जो होता है वो कंट्रोल में होता है कस्टमर के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है उस एसेट का, कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है उस एसेट का, और एंटिटी के बाद जिसने ऑब्लिगेशन को पूरा किया उसके पास पूरा का पूरा राइट है, जितना काम उसने किया उसको वो क्लेम कर सकता है, उसने पैसे क्लेम कर सकता है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी है तो आप सेटिस्फाइड ओवर द टाइम पीरियड मेथड को यूज़ करोगे, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं है तो पॉइंट इन टाइम मेथड को यूज़ करोगे। सेटिस्फाइड ओवर द टाइम पीरियड का मतलब का क्या मतलब होता है कि परसेंटेज के बेसिस पे या कोई भी बेसिस ऑफ एलोकेशन बना के आप उसके बेसिस पे जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को के बेसिस पे आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाओगे। पॉइंट इन टाइम का मेथड का मतलब होता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, जब रिस्क ट्रांसफर हो जाए, जब पोजीशन ट्रांसफर हो जाए, जब राइट ट्रांसफर हो जाए तो आप एकदम से सारा का सारा रेवेन्यू उसी टाइम बुक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर आपने सेटिस्फाइड ओवर टाइम पीरियड आपका होता है, मतलब ऊपर में से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। मैंने बोला था ना परसेंटेज वगैरह के बेसिस पे आपको एलोकेट करना होता है, तो किस बेसिस पे आप एलोकेट करोगे, और इस मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस को आप हर रिपोर्टिंग डेट पे जो है रिवाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दो मेथड होते हैं, एक आउटपुट मेथड होता है मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस निकालने का, और एक हमारे पास इनपुट मेथड होता है। आउटपुट मेथड क्या कहता है, आउटपुट मेथड ये होता है कि इंजीनियरिंग से सर्वे करवा लेना, अप्रेजल करवा लेना, टाइम के बेसिस पे हो गया, यूनिट्स के बेसिस पे हो गया, जिसमें सब बाहर का इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारा आउटपुट मेथड होता है। मतलब इंजीनियर ने आके बता दिया कि इतने परसेंटेज ऑफ काम पूरा हो गया, उसने सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसके बेसिस पे उतने परसेंटेज का आपने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन एक मेथड होता है इनपुट मेथड, इस पर सबसे ज़्यादा ICA टेस्ट करता है, कहता है या तो कॉस्ट के बेसिस पे एलोकेट कर दो,
जितना खर्चा हुआ है उसके बेसिस पे एलोकेट कर दो, या लेबर आवर्स कितनी लगी है उसके बेसिस पे एलोकेट करोगे। तो क्या करोगे, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है डिवाइड बाय जितना भी आपका टोटल कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आ जाएगा, उसके बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, लेबर आवर्स के बेसिस पे भी आप एलोकेट कर सकते हो, जितना भी आपका लेबर आवर्स इनकर्ड हुआ डिवाइड बाय टोटल लेबर्स, जितनी परसेंटेज आई उसको ट्रांजैक्शन प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो यही मैंने नीचे भी लिखा, देन मल्टीप्लाई इट विद द रेवेन्यू अमाउंट एंड रिकॉग्नाइज इट, दैट्स इट। इसके बाद अगर मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस आप रिलायबिलिटी से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसी को पूरा का पूरा रेवेन्यू मान लो। ठीक है, तो लेकिन ये आपको क्वेश्चन में खुद एज्यूम नहीं करना, जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि रिलायबली कैलकुलेट नहीं हो रहा, तभी आपको कॉस्ट इनकर्ड को रेवेन्यू मानना है, वरना आपको रेवेन्यू नहीं मानना है। ठीक है, ये तो गया। एक स्पेशल पॉइंट और आता है जो मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस में आता है, वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस में ये होता है कि कोई एसेट अगर हमारा डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है विदाउट किसी मॉडिफिकेशन के, तो उस एसेट के केस में क्या होता है, उस एसेट के पर्टिकुलर एसेट की जितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको हम डायरेक्टली रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एसी है, ठीक है, मैं डायरेक्टली उस पर बिना किसी मॉडिफिकेशन के डायरेक्टली मैंने उसके घर पे इंस्टॉल कर दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए, और मैंने प्रिंसिपल के घर पे ऐसे ही एज इट इज जो है वो कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कॉस्ट गिवन होगी, एक मेरे पास टोटल कॉस्ट इनकर्ड गिवन होगी, एक मेरे पास टोटल कॉस्ट गिवन होगी जो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की होगी। ठीक है, एक मेरे पास रेवेन्यू गिवन होगा। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होगा, रेवेन्यू नहीं, ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजैक्शन प्राइस में से भी इस एसी के अमाउंट को माइनस कर दूंगा पहले। ठीक है, पहले माइनस कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा कॉस्ट में से भी इसको माइनस कर दूंगा, जो हमारी कॉस्ट होगी उसमें से भी माइनस कर दूंगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में से भी उसको माइनस कर दूंगा जो एसी का अमाउंट होगा। इन तीनों से माइनस करने के बाद मैं क्या करूंगा, जितना भी कॉस्ट इनकर्ड है डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऐसे एमओपी निकाल लिया मैंने। तो जो भी परसेंटेज आएगी मेरी, ठीक है, जो भी परसेंटेज आएगी उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो मैंने आफ्टर डिडक्शन ऑफ एसी की कॉस्ट मैंने निकाली थी, जो बची हुई ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी आफ्टर डिडक्शन ऑफ एसी, उससे मल्टीप्लाई करूंगा उस वाली परसेंटेज को जो मैंने अभी निकाली है। अब इसमें ये मेरा रेवेन्यू आ जाएगा, ये रेवेन्यू आ जाएगा जो मेरे को अभी लिखना है, इसमें मैं एसी की कॉस्ट एज इट इज ऐड कर दूंगा। तो ये उन्हीं एसेट के साथ किया जाता है जब जिसमें हमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती है, डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर देते हैं, दैट्स इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आईसीए के 2 क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बताया वैसे ही अगर एज इट इज आप कर दोगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ अलग पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले अगर गुड्स हमारे अप्रूवल बेसिस पे जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो देखते हैं। अगर हमारा सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने ज़्यादा नहीं दिया, एक ही बंदे को दिया है, ज़्यादा नहीं दिया, तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो उसको आप भूल जाओ। लेकिन अगर आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा किया है तब उस केस में क्या होगा, अब उसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 75% और 25% की प्रोबेबिलिटी ली है। मान के चलो कि 75% की प्रोबेबिलिटी है कि सामान वापस नहीं आएगा, तो आप 75% मतलब 100 रुपये का अगर माल गया है तो आप 75 रुपीज़ जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल दिखा दोगे। लेकिन 25% की प्रोबेबिलिटी है कि माल वापस आ सकता है, तो आप उतने अमाउंट की क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी दिखा दोगे कि वो माल वापस आ सकता है, मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन जिस माल की आपने लायबिलिटी दिखाई है उसको आपको स्टॉक में भी इंक्लूड करके रखना है और एट कॉस्ट इंक्लूड करके रखना है। तो ये सबसे ज़्यादा आईसीए इस पे चेक करता है इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया कि जिसका आपको लगता है वापस आ जाएगा उसकी लायबिलिटी बुक कर लेना और उसको बुक्स में एट कॉस्ट दिखा देना। लेकिन जिसका आपको लगता है कि नहीं वापस नहीं आएगा तो उतने प्रोपोर्शनेटली 75 रुपीज़ का आप क्या दिखा सकते हो, सेल दिखा सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर आप एक्सचेंज करते हो गुड्स आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, और कमर्शियल सब्सटेंस तो होगा नहीं, मतलब या हो भी सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सचेंज अगर करते हो और सिमिलर गुड्स का करते हो, मतलब मैंने ऑयल के बदले ऑयल ही दिया है आपको, ठीक है, हम दोनों ने ऑयल के बदले ऑयल ही दिया या गोल्ड के बदले गोल्ड ही दिया, तो उस केस में तो आउट ऑफ स्कोप है, आपका कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आता है लेकिन नहीं, मैंने कुछ ऑयल के बदले गोल्ड दिया, मतलब सेम प्रोडक्ट्स नहीं आदान प्रदान हुए, तो उस केस में क्या करोगे, गोल्ड अकाउंट डेबिट, जो भी आपके पास आया उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको मतलब टू सेल, ठीक है, और अगर जिस बंदे को जो मिल रहा है मतलब जिसको जो मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ इस केस में जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो आपको मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू ले ली, फेयर वैल्यू ऑफ द गोल्ड ले लिया और यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ ऑयल ले लिया। ठीक है, इस बंदे को अगर ऑयल मिल रहा है तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर दूसरी पार्टी के लिए गोल्ड है तो गोल्ड रिकॉर्ड करोगे, अगर दूसरी पार्टी के अगर लेकिन गोल्ड का अगर रेट गिवन नहीं है, मतलब जो आपके पास आ रहा है उसका आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं गिवन, तो आप क्या करोगे, जिस चीज़ को आपने दिया है ना, जो चीज़ आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑयल दिया है तो उसकी अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी तो मैं उसकी फेयर वैल्यू जो है कंसिडर कर लूँगा गोल्ड की जगह पे। ठीक है, इसको ध्यान से करना, ये मैंने आपको जो बताया बहुत ध्यान से सुनना है इसको। इसके बाद नॉन कैश फॉर्म में अगर है तो क्या करोगे, अगर नॉन कैश फॉर्म में है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रांजैक्शन प्राइस में जो है नॉन कैश आइटम इंक्लूड होता है, तो उसकी फेयर वैल्यू ले लोगे। ठीक है, लेकिन अगर वो शेयर्स के फॉर्म में है, मतलब अगर बाकी कुछ है तो उसकी फेयर वैल्यू ले लोगे। लेकिन अगर शेयर्स के फॉर्म में है तो क्या करोगे, अगर शेयर्स के फॉर्म में है तो आप ये करोगे, अगर वो सर्टेन है कि हमें शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, एंट्री तो दोनों ही केस में, अगर सर्टेन है या अनसर्टेन है शेयर्स मिलेंगे, मिलना या ना मिलना, तो आपको एंट्री तो दोनों में ये रहेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अगर सर्टेनिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा तो आप फेयर वैल्यू उस दिन की लोगे, मतलब उस दिन का फेयर वैल्यू लोगे जिस दिन आपको मिलेगा, जिस दिन आपको रिसीव होगा। लेकिन
अगर सर्टेनिटी नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन जो फेयर वैल्यू चल रही थी आपकी वो लोगे। तो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अगर सर्टेनिटी है शेयर्स मिलेंगे तो जिस दिन मुझे मिलेंगे उसी दिन की वैल्यू लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी है, मतलब वो डिपेंड करता है किसी चीज़ के होने या ना होने पर, और मुझे नहीं लगता मैं वो चीज़ पूरी कर पाऊंगा, मतलब अनसर्टेन है। तो उस केस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन जो फेयर वैल्यू चल रही थी उसी पे मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल कर दूंगा। ठीक है, और ये सिर्फ कब करना है, जब शेयर्स के फॉर्म में मिल रहा हो। बाकियों के केस में तो आप फेयर वैल्यू ले लोगे डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आते हैं जिसका नाम है सबसे पहले सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब होता है जब आपको अर्ली पैसा रिसीव हो जाए और बाद में आप ट्रांसफर ऑफ गुड्स करने वाले हो, या पहले ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हो और पैसा बाद में मिलेगा। लेकिन कितना बाद में, 12 महीने से ऊपर का होना चाहिए। अगर 12 महीने से कम का है तो ऑब्वियसली उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब होता है एक तरीके से मैंने फाइनेंस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो उस केस में 12 महीने से ऊपर का होना चाहिए तभी होगा, 12 महीने से ऊपर का नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। और अमाउंट भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, नहीं 10 20 50 रुपए के ऊपर। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख का है तो 4 लाख रुपए तक का ऐसा होना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। ठीक है, और रीजन क्या है, और रीजन जो होना चाहिए अदर रीजन, मतलब अदर रीजन है तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, मतलब अगर मैंने लेट होने का रीजन ये है कि मेरी मशीनरी तैयार नहीं हुई थी या कुछ और रीजन है, ठीक है, तो उस केस में उसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में नहीं लेंगे। लेकिन अगर रीजन फाइनेंसिंग है, हमें क्वेश्चन पढ़ के नजर आ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे या उसने लेट पैसे दिए इंटरेस्ट के साथ दिए, तो हमें समझ आ गया ये तो फाइनेंसिंग का कंपोनेंट है भाई, और 12 महीने से ऊपर का पीरियड है और अमाउंट भी सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में आप फाइनेंसिंग का लगाओगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में रेट गिवन है तो आप मार्केट रेट गिवन है तो आपको उस रेट को यूज करना है और उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको IRR कैलकुलेट करके और कैलकुलेशन करना है। लेकिन सिंपल सी बात है, होता क्या है, मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, मैं इसमें हमेशा एक एग्जांपल ध्यान रखता हूं कि मान के चलो अगर मेरे को आज के दिन में 10,000 की पेमेंट करनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे उसने बोला कि चल ठीक है 2 साल बाद 13,000 रुपये दे दियो। कितने दे दियो, 13,000 रुपये दे दियो 2 साल बाद। तो मैंने क्या करा, अब मैं क्या करूँगा, इस 13 ऐसा रेट यूज़ करूँगा कि 13,000 2 साल के बाद 10,000 कैब होगा। ठीक है, तो वो हमारा मान के चलो 8% पे आया। ठीक है, 8% पे आया तो मैं 13,000 का डिस्काउंटिंग करूँगा 8,000 8% के हिसाब से, तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई 10,000, तो उस पर बुक कर लूँगा। अब क्या करूँगा, इस 10,000 पे हर साल फाइनेंस चार्ज ऐड करूँगा 8% का, और ऐसे कर करके इसे 2 साल बाद 13,000 का बना दूंगा। ठीक है, तो मैं आज की तो इससे क्या होगा, बुक्स भी मैच हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो लेकिन अगर मार्केट का रेट गिवन है तो वो यूज़ करो, अगर मार्केट का रेट गिवन नहीं है तो जैसे मैंने बताया डिस्काउंटिंग IRR कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि इफ़ नोट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग तो आपको नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। अगर वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग नहीं है कंपोनेंट तो उस केस में नॉर्मल अकाउंटिंग करो। उसके बाद इफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग अकाउंटिंग तो आपको मार्केट रेट और IRR रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और नेसेसरी एंट्रीज करनी होगी, फाइनेंस इनकम या फाइनेंस कॉस्ट बुक करना होगा जिसकी भी बुक्स में आप एंट्री मांगी गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कुछ अलग टॉपिक्स। हाँ, अगर आपका कंसाइनमेंट बेसिस पे गया है, अगर आपका कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने सेल करी है तो उस केस में क्या होगा। अब कंसाइनर ने अगर कंसाइनी को दिया है तो उस केस में कैसे सेल बुक होगी, देखो अगर पूरा का पूरा कंट्रोल ही ट्रांसफर कर दिया तो जैसे ही कंसाइनी को दिया वैसे ही सेल मान लिया जाएगा और रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कंसाइनी को पूरा कंट्रोल नहीं दिया, मतलब अगर उससे माल नहीं बिका तो मैं माल मंगवा सकता हूँ वापस, तो या फिर कंसाइनी जो है मुझे माल वापस कर देगा। तो जब कंसाइनी आगे किसी बायर को बेचेगा तब जाके कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद बिल एंड होल्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है, एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट आता है, रीपर्चेज का कॉन्सेप्ट आता है और टोल रोड का कॉन्सेप्ट आता है। देखते हैं क्या है। सबसे पहला बिल एंड होल्ड का मतलब क्या होता है। बिल एंड होल्ड का मतलब होता है सेल तो हो गई है लेकिन माल अभी भी जो बायर है, जो सेलर है उसी के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे गोडाउन में जगह नहीं थी या कोई भी वैलिड रीजन है तो इसीलिए माल उसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन सेल हो गई है। तो मैं क्या, तो जो सेलर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी कंट्रोल ट्रांसफर हो ही गया एक तरीके से, बस माल की डिलीवरी तो नहीं हुई। ठीक है, तो इसको ना वाइफ के नाम से याद करवाया है क्योंकि ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी उसे बिल एंड होल्ड माना जाएगा। तो वो कंडीशन ये होता है कि जो आपका वाइफ है आपकी है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपका होना चाहिए। दूसरी बात, इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब वो मार्क्ड होना चाहिए कि ये जो है मैंने इस बंदे को बेच चुका हूँ, ये किसी और को नहीं बिकेगा। वैलिड रीजन होना चाहिए अलग रखने का, मतलब वैलिड रीजन होना चाहिए जो मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी भी सेलर के पास पड़े हुए हैं, इसका वैलिड रीजन होना चाहिए। हो सकता है मेरे गोदाम में जगह ना हो या अभी बारिश का मौसम हो या कुछ भी चल रहा हो। ठीक है, इसीलिए मैंने रखे हैं। रेडी फॉर डिलीवरी, जैसे ही मुझे बायर मांगेगा मैं दे दूंगा, मेरे को कोई पड़ी नहीं है, सेलर को कोई दिक्कत नहीं है देने में और किसी और को नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैंने वाइफ के नाम से इसको याद कर लिया था, ईजी रहता है याद करने में। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पेपर में कभी भी क्वेश्चन आया ये 5 कंडीशन जरूर लिख के आना कि वो सिर्फ आपका है, इजीली आइडेंटिफाइबल है, जो है वैलिड रीज़न है रखने का। ठीक है, डिलीवरी के लिए रेडी है और किसी और को नहीं दिया जाएगा वो माल। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाएगा सेलर के द्वारा। और उसके अलावा व्हेन होल्ड गुड बाय एंटिटी बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो आपको उसको क्या किया जाएगा, उसको प्यार से जो ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी सेलर के द्वारा, इसको कस्टोडियल सर्विसेज कहा जाता है। इसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाता है और इसके बेसिस पे इसको एलोकेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एजेंसी की सर्विसेज। एजेंसी की सर्विसेज अगर प्रोवाइड होती है, अगर आपने कंट्रोल और रिस्क दोनों ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर आपने कंट्रोल एंड रिस्क दोनों ट्रांसफर कर दिए हैं तो सामने वाला बंदा एजेंट नहीं प्रिंसिपल माना जाएगा और ग्रॉस रेवेन्यू बुक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ICAR ने कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मतलब
अगर मैंने किसी बंदे को कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया है, तो वो प्रिंसिपल बन गया। अब उसको रिकॉग्नाइज, वो ग्रॉस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल और रिस्क ट्रांसफर नहीं किया तो वो एजेंट ही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन की इनकम को ही रेवेन्यू बुक करेगा। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर कंट्रोल जो होता है या रिस्क होता है ट्रांसफर कब माना जाता है? जब सारा का सारा इन्वेंट्री का रिस्क उसका हो गया, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर सारी सरदर्दी जब उसकी हो गई तो ऐसा मान लिया जाएगा वो प्रिंसिपल बन गया, तो जितना भी अमाउंट उसको रिसीव होगा ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो बुक कर लेगा एज अ सेल। लेकिन अगर उसका कंट्रोल और रिस्क उसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो बंदा एजेंट है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन की इनकम ही एज अ रेवेन्यू बुक कर सकता है। इसके बाद अगर मैंने कोई रीपर्चेज का कॉन्ट्रैक्ट करा है, मतलब मैंने अभी सेल कर दी लेकिन मैंने उससे वादा कर रखा है तेरे से ये सामान मैं ही खरीदूंगा, तो उस केस में क्या होगा? अगर रीपर्चेज का अमाउंट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, आप इस केस में जो है सेल तो बुक कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रीपर्चेज का एग्रीमेंट है, आप दोबारा खरीदने वाले तो सेल तो बुक करोगे नहीं। तो डिफरेंशियल अमाउंट का क्या करोगे उस केस में? इसमें ये बताया गया है। तो जब भी आपका रीपर्चेज का अमाउंट ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में उसको फाइनेंस कॉस्ट की तरह, इंटरेस्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका रीपर्चेज का अमाउंट जो होगा वो सेलिंग प्राइस से कम होगा तो उसको एज अ लीज इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, लीज की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है टोल रोड का। टोल रोड के केस में क्या होता है? अगर आप टोल रोड का पैसा रिकवरी करने वाले हो पब्लिक से, किससे? पब्लिक से रिकवरी करने वाले हो, और एक या फिर गवर्नमेंट से रिकवर करने वाले हो, ठीक है। आपने टोल रोड बनाई, उसका जो पैसा है पब्लिक से रिकवर होगा या गवर्नमेंट से रिकवर होगा। तो एंट्रीज कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप पब्लिक से रिकवर करोगे तो सबसे पहले तो जो आपने खर्चा किया, कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉस्ट इनकर्ड, जितनी भी टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई है सबको कॉस्ट डेबिट टू बैंक कर दो। उसके बाद जो भी फेयर वैल्यू गिवन है आपके पास उसकी, तो इंटेंजिबल, उसको इंटेंजिबल एसेट बुक कर लो टू रेवेन्यू, ठीक है। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, जो हमारा लगना चाहिए अमोर्टाइजेशन वगैरह, और लास्ट में जो पैसा रिसीव होता है पब्लिक से वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी पब्लिक से पैसा रिकवर होगा तो आप उसकी फेयर वैल्यू को, जो भी हमारे पास टोल रोड है उसके फेयर वैल्यू को आप इंटेंजिबल एसेट बुक कर सकते हो, उसको अमोर्टाइज कर सकते हो हर साल, और जो भी पैसा आपको वहाँ से मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटेंजिबल एसेट बुक होगा टू रेवेन्यू, ठीक है, उसकी फेयर वैल्यू। उसके बाद अगर गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है या किसी ग्रांटर से मिल रहा है, तो जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो तो कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक की होगा। यहाँ पर आप इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं करोगे, यहाँ पर आप डेटर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू बुक करोगे फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विसेज का, ठीक है। और जो भी पैसा आपको रिसीव होगा उसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर खत्म करोगे, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, हाँ मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है और एक मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट अगर कंबाइन करता है नेगोशिएट करने के लिए एज सिंगल पैकेज, या कंसिडरेशन जो होती है वो डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि यस ये सिंगल पीओ है, मतलब डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो सारा कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम सिंगल पीओ कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफाई करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, कि वो मल्टीपल है या सिंगल है। तो सिंगल का तो मैंने ऊपर बता दिया। अब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने प्रॉमिस किया गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपस में डिस्टिंक्ट होने चाहिए, शुड बी डिस्टिंक्ट, दैट इज डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर का, उसके अलावा कुछ कंडीशन क्या है? पहली बात तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज आपस में जो सर्विसेज होनी चाहिए, प्रॉमिस्ड ऑब्लिगेशन जो होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, कस्टमर को बेनिफिट मिलना चाहिए खुद ही, प्लस विद द रिसोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। तो दो कंडीशन क्या पूरी करनी है? कस्टमर जो है, सबसे पहले तो जो हमारी वो गुड्स एंड प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, कस्टमर जो है वो बेनिफिट मिलेगा ऑन इट्स ओन, प्लस विद द रिसोर्सेज जो अवेलेबल है मार्केट में। उसके अलावा तीसरी बात कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं, ठीक है। तब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो वो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है जो पेपर में पूछा जाता है, कब ऐसा माना जाएगा कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, कब ऐसा माना जाएगा कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जो हमारा इंड एस 115 है वो हमें ये बताता है कि कब ऐसा माना जाएगा कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब इसके अलावा अगर दूसरा कुछ हुआ, अगर इसका अपोजिट हुआ तो मतलब ऐसा है कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूछा था कि बोला था कि जब हमने मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो कब मानेंगे? जब वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होंगी सारे गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पर ये बताया है इसका उल्टा कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कब नहीं माना जाता है। तो कहता है अगर हमें उसे आपस में इंटीग्रेट करना पड़े, अगर हमें उन सबको आपस में इंटीग्रेट करना पड़े, या उन सबको आपस में कस्टमाइज करना पड़े, या वो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर तो ये मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई नहीं, ये तो नाम से भी पता चल रहा है ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही मानी जाएंगी, ठीक है। अगर तो यही बात मैंने हिंदी में भी लिखी है कि अगर हमारा सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो इसका मतलब मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इसका मतलब वो सिंगल पीओ है। और कब माना जाएगा वो सिंगल पीओ है? जब वो इंटीग्रेट करना पड़ रहा हो उसको, या कस्टमाइज करना पड़ रहा हो उसको, या वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो इनको क्या माना जाएगा? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, इसको ध्यान से 2 बार सुनोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोविड की वजह से कुछ इंडिया 115 पे कुछ इंपैक्ट्स आए थे थोड़े बहुत, ठीक है। एक सबसे पहला हमारा जो इंपैक्ट आया था वो आया था अनसर्टेनिटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, दूसरा आया था प्राइस को रिड्यूस किया गया था, तीसरा सर्विसेज में डिले हुआ था, चौथा कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स बन के तैयार थे लेकिन उसका क्या हुआ, उसके बाद अमोटाइजेशन ऑफ द कॉस्ट का क्या हुआ, जो कॉस्ट हमारी लग जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स को पाने के लिए उसको अमोटाइज किया जाता है एज पर इंडिया 115। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर मेरी कॉस्ट इनकर्ड हुई है तो उसको अमोटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कोविड ने अफेक्ट किया कस्टमर की एबिलिटी और इंटेंशन को पैसे पे करने की, देयर बाय मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को पूरा करना है तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को अगर हमें पूरा करना है तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो वैलिड होना चाहिए, मतलब एनफोर्सेबल वैल होना चाहिए और उसकी उद्देश्य होना चाहिए कि कंसिडरेशन रिसीव होगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं हो रहा है तो उस केस में मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर यही बोला गया, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या चीजें बोलेगी, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड येट नॉट बीन रिकॉर्डेड, मतलब अब तक आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो इस केस में क्या होगा, रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सच केसेस टिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड, जब तक सुधरते नहीं है हालात, जब तक उस बंदे की एबिलिटी नहीं बन जाती पैसे पे करने की, जब तक वो फर्स्ट स्टेप मॉडल को फॉलो नहीं करता, मॉडल के फर्स्ट स्टेप को क्लियर नहीं कर पाता, तब तक आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे ही नहीं अगर आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं करी है तो। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है अगर रेवेन्यू पार्शियली रिकॉर्ड हो चुका है तो क्या करोगे, अगर रेवेन्यू पार्शियली रिकॉर्ड हो चुका है तो क्या करोगे, तो मैं आपको बताता हूं अगर रेवेन्यू पार्शियली रिकॉर्ड हो चुका है तो क्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रेवेन्यू रिकॉर्डेड कंसिडरेशन नॉट रिसीव, मैंने रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन अब तक मुझे पैसा नहीं मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा और उसमें प्रोविजन आप बना लोगे एज पर इंडिया 109, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं है, आपने क्या किया, पैसा मतलब देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पैसा नहीं मिला, आपने डेट रिकॉर्ड कर रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट तो अब वैलिड नहीं रहा क्योंकि हमारा फर्स्ट कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, प्रोविजन बना लोगे इंडिया 109 के हिसाब से, ठीक है बेटा। इसके बाद रेवेन्यू येट टू बी रिकॉर्डेड, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया ऊपर वाली कंडीशन की वजह से, तो बस ठीक है, जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक रेवेन्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे अपन लोग। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एडवांस आपको मिल चुका था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अब इनवैलिड हो जाता है तो क्या करोगे भाई, एडवांस मिल चुका है तो कहता है अगर एडवांस को आप क्या कर सकते हो, उसको लायबिलिटी दिखा सकते हो या रेवेन्यू दिखा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट की कैसा आपका आपस में बात हो रखी है, ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा है एडवांस के अलावा जो बचा हुआ पैसा है उसको जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होता उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मतलब जो एडवांस आपको मिला उसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी दिखा सकते हो, ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा उसको आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होता। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया था, प्राइस रिडक्शन, क्योंकि हमारा प्राइस में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से बहुत सारे, क्यों है, क्योंकि कोविड आ गया था तो अब लोगों की क्षमता रही नहीं इतना सारा पैसा देने की, तो उन्होंने डिस्काउंट्स मांगे तो हमने डिस्काउंट्स दिए, तो क्या होगा, अब उस केस में क्या हुआ, सबसे पहला अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज था, मतलब सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था, तो फॉर एग्जांपल जैसे केबल टीवी वालों ने अगर कोई दिया तो इसे मॉडिफिकेशन मानेंगे बट डज नॉट रिजल्ट इन कंसिडरिंग द चेंज एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसे मॉडिफिकेशन तो माना जाएगा लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी हमारा मॉडिफिकेशन होता है इंडिया 115 में तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर सब कुछ अलग अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, मतलब रेट अलग होता है या सारे टर्म्स अलग होते हैं तो हम उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ये बोला गया कि अगर कोविड की वजह से इंपैक्ट आया और उसकी वजह से मॉडिफिकेशन किया गया सीरीज ऑफ सर्विसेज में तो उसको मॉडिफिकेशन मानेंगे लेकिन उसको हम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, बट डज नॉट रिजल्ट इन कंसीडरिंग द चेंज एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इससे की वजह से क्या होगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट ना मानेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसी में चेंजेस करेंगे और उसमें आगे आने वाली रेवेन्यू को क्या करेंगे, रिड्यूस अमाउंट से बुक करेंगे, और जो पीछे की पास्ट रेवेन्यू है उसमें तो कोई पास्ट रेवेन्यू में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। इफ एनी कंसेशन इज इन रेवेन्यू इज ऑलरेडी डिडक्टेड, तो ठीक है, अगर आपने कोई अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट कर रखा है और आपको पता है कि आप पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब अगर आपने रेवेन्यू ऑलरेडी डिडक्ट कर ऑलरेडी जो है बुक्स में डाल रखी थी उसकी एंट्री, तो आप क्या करोगे, इंडिया 109 के हिसाब से डेटर का प्रोविजन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अदर देन सीरीज, अगर सीरीज के अलावा, मतलब अगर सीरीज ऑफ सर्विसेज के अलावा नॉर्मल सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, मशीन वगैरह सप्लाई करनी थी, मतलब केबल टीवी वगैरह नहीं था, मोबाइल के रिचार्जेस वाला नहीं था, अगर आपका नॉर्मली मशीन वगैरह सप्लाई करनी थी, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा सिंगल, इसको भी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इसको हम वेरिएबल कंसिडरेशन का चेंज मानेंगे और रेवेन्यू उसके बेसिस पे हम एडजस्ट करके रिकॉर्ड कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद अगर हमारा डिले होता है डिलीवरी में ड्यू टू कोविड की वजह से, जो डिले हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, अगर डिले कस्टमर के कहने पर हुआ था तो इसे बिल एंड होल्ड की तरह ट्रीट करेंगे और रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अगर कस्टमर ने बोला था डिले करने के लिए तो फिर बिल एंड होल्ड मानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसे वैलिड रीजन माना जाएगा, कोविड का होना वैलिड रीजन है कि डिलीवरी नहीं हो पाई, तो कस्टमर ने बोला तो बिल एंड होल्ड मान लो और रेवेन्यू बुक कर लो। लेकिन अगर सप्लायर की वजह से नहीं हो पाया तो उस केस में क्या होगा, सिंस कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर सप्लायर ने खुद से डिले किया तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट होता क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए पहले कोई सामान बनाते हो, फॉर
एग्जाम्पल मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग अगर बन गया, अब तक वो पूरा खत्म नहीं हुआ, तो उसे मैं अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट पूरा करने के लिए एसेट बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो एसेट बनाए जाते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोला जाता है। तो इसके लिए आप इसका क्या करोगे, कुछ नहीं, इंपेयरमेंट कर सकते हो, इसकी इंपेयरमेंट की टेस्टिंग कर सकते हो इंड एस 36 के हिसाब से। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमसे क्या कहता है कि अगर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कॉस्ट इनकर्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट को हमें अमोर्टाइज करना होता है। आप इंड एस 115 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी उसकी कॉस्ट को जो है हमें अमोर्टाइज करना पड़ता है रेवेन्यू के रेशियो में। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा किया, जिससे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और मैं अच्छी खासी बिल्डिंग बना के तैयार कर सकूं और मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाएगा। तो इस 10 लाख रुपए को हमें क्या करना होता है, अमोर्टाइज करना होता है P&L अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जाम्पल से बता रखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ था, एक्सपेंस हुआ था 10,000 रुपये का, और पहले रेवेन्यू जो थी हमारी एक्स वाई और जेड के बेसिस पे रेशियो में जो है एलोकेट हो रखी थी, तो आप क्या करते थे, उसको एक्स वाई जेड के रेशियो में जो था 10,000 रुपये को मैं क्या करता था, एलोकेट कर देता था। लेकिन कोविड की वजह से मेरा रेशियो चेंज हो गया और वो अब ABC हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब अमोर्टाइजेशन हम ABC के रेशियो में करेंगे, दैट्स इट। मतलब जिस रेशियो में रेवेन्यू बुक करोगे उसी रेशियो में हम करेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर था और मैंने फटाफट से सबसे बड़ा चैप्टर आपको खत्म करवा दिया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, all the best and take care of yourself and your family. Thank you.